मंदारपल्ली गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। रमेश उनका एक लौता बेटा था, इसलिए बहुत ही प्यार से पाल पोस के उसे बड़ा किया गया। उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, पर रमेश पढ़ाई की नहीं। इंटरमीडिएट में वो फेल हो गया और मैकेनिक के तौर पे काम करने लगा। अजी, हमारे बेटे ने जिंदगी की कीमत समझ गई है। अब उसे रिश्तों की कीमत भी समझनी चाहिए। सही समय है, क्या कहते हैं आप? ठीक कहा है शारदा, शादी के बाद वो दोनों जिंदगी जिएंगे। शारदा प्रसाद ऐसे बातें करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है उनके रिश्तेदार सूर्या की एक बेटी है जो खाना पकाना, घर का काम काज में निपुण है, देखने में भी लक्ष्मी जैसी है। नाम है अनामिका। वो अनामिका को देखने जाते हैं। अनामिका को देख के लगता है बेटे रमेश के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। उन दोनों की शादी होगी तो वो बहुत अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। ये सोचकर दोनों परिवारों ने मिलके उन दोनों की शादी करा देते हैं। अनामिका ससुराल में जाके बहुत अच्छा दिन काट रही थी। सासू माँ शारदा को वो काम में मदद भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शारदा और प्रसाद सोफे में चुपचाप बैठे हुए थे। रमेश और अनामिका उनके बगल में खड़े थे। वो भी बहुत दुखी थे। बेटा रमेश, तुमने सुना ना पिताजी ने क्या कहा? जाओ, जाके नया परिवार शुरू करो। जाओ, अपनी पत्नी को ले जाओ। कल शादी हुई, आज परिवार अलग हो रहा है। पता नहीं आने वाला दिन क्या होगा। अगर बेटा बेटी हुआ तो तुम्हारा भी परिवार हो जाएगा। बहू घर में आते ही बेटे माँ को अलग कर दी, ऐसे ही लोग बदनाम करेंगे, अच्छा लगेगा? आप ही बताइए ना। नहीं बहू, हंसने वाले तो हमेशा हंसेंगे। नई दंपति को थोड़ा समय चाहिए बिताने के लिए। मेरी सासू माँ ने मुझे अलग किया था, मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। ये बस कुछ ही दिनों के लिए, याद रखना। फिर बिना कुछ कहे रमेश और अनामिका बैग उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। शारदा और प्रसाद वो खुद जाके बेटे बहू को नए घर में छोड़ के आते हैं। उस घर को बहुत पहले से ही शारदा और प्रसाद ने अच्छे से तैयार कर रखा था। उन दोनों को अच्छे से समझाकर शारदा और प्रसाद वहाँ से निकल आते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। क्योंकि अब वो नए दंपति थे और कोई रोक टोक भी नहीं थी, इसीलिए रमेश और अनामिका हर शाम को पार्क, सिनेमा ऐसी जगह पे जाके पैसे खर्च करते थे और इस तरह रमेश की पूरी तनख्वाह निकल जाया करती थी। कोई बचत भी नहीं थी। रमेश ठीक से काम पे भी नहीं जाता था, इसीलिए उन्होंने रमेश को काम से निकाल दिया। फिर एक के बाद एक दिक्कतें शुरू होने लगती हैं उन दोनों की जिंदगी में। इस वजह से अनामिका और रमेश अब डेली मजदूरी का काम करने लगते हैं। रोज डेली मजदूरी करके उन्हीं पैसों से वो दोनों अपनी जिंदगी काट रहे थे। अब अनामिका गर्भवती हो जाती है। अब सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो गए। जब कुछ करने को नहीं था तो दोनों में जोरों की लड़ाई होने लगी। अजी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी उसके लिए भी पैसे नहीं है और ऊपर से घर का राशन भी खत्म है। छी, ये कोई जिंदगी है? इस जिंदगी में घुसते ही ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा कहते रहती हो। घर आने में भी मुझे बहुत डर लगने लगता है। जब से दिन की शुरुआत होती है तब से लेके अंधेरे होने तक मैं घर पे अकेली ही रहती हूँ। अब जब आप घर पे आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगी ना। बात करने का मतलब ये नहीं, वो नहीं, ये सब नहीं होता अनामिका। अब मुझे वही सब पता है। अनामिका, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये परिवार की समस्या नहीं संभाला जा रहा। ऐसा कहकर गुस्से से रमेश घर छोड़ के चला जाता है। गुस्सा थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद प्यार हमेशा के लिए रहता है। अनामिका को लगता है कहीं भी गया हो वो जरूर घर लौट आएगा। रात के 10 बज गए, तभी भी रमेश अपने घर नहीं लौटा। अनामिका को लगा जरूर वो अपने माता पिता के घर पे गया होगा। फिर वो अपने सास ससुर को रमेश के बारे में पूछने लगती है। देखो बेटा, पति पत्नी में ये सब होना आम बात है। ऐसे वक्त में एक दोनों का सहारा होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो फिर तो पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है। देखो माँ, हम तुम्हारे अब पड़ोसी हैं, सास ससुर नहीं, इसीलिए जाओ और जाके ढूंढो। ऐसा कह के सास ससुर ने अनामिका को घर से बाहर निकाल दिया। अनामिका रोते रोते अपने घर वापस लौट गई। वहाँ रमेश घर पे बैठा हुआ था। पति को देखकर अनामिका की खुशी की सीमा नहीं रही। वो अपने पति के पास आके उसे जोर से पकड़ लेती है। वो एक दूसरे को समझाते हैं। रमेश कुछ पैसे लाके अनामिका के हाथों में देता है। ये पैसे कहाँ से आए? मैं जलाने का लकड़ी लाने गया था। इन पैसों से जाके घर का राशन ले आओ, मैं फिर से लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। ये सुन के अनामिका खुश हो जाती है। वो घर के लिए राशन थोड़ा कम ले आती है
और साथ ही 1 दर्जन अंडे ले आती है। जब वो ऑमलेट बनाने जाती है, गैस खत्म हो जाता है। फिर लकड़ी से चूल्हा जलाना चाहती है, पर घर पे लकड़ी ही नहीं थे। गैस पे ऑमलेट बनाने की गैस खत्म हो गया, लकड़ी भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, रमेश घर आता है खाना खाने के लिए। जब उसे वो खाना परोस ही रही थी, वो मनी मन सोचती है और अचानक उसे एक स्त्री दिखती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। उसके पति देख ही रहते हैं कि तब तक वो जाके उस आयरन में ऑमलेट बना लेती है। आहा, स्त्री में ऑमलेट, वाह पत्नी, तुम तो कमाल की हो। अगर तुम ऐसे ही शुरू कर दी ऑमलेट बनाना तो बहुत पैसे कमाएंगे। रमेश की ये बातें अनामिका के दिमाग में अटक जाती है। रमेश खाना खा के फिर सो जाता है। अनामिका ने जो हॉस्पिटल के खर्च के लिए पैसे जमाए थे, उसे ले जाकर वो अंडे ले आती है। उसके बाद वो जाके अपने पड़ोस में आगे पीछे अगल बगल से सारे घर से इस्त्री इकट्ठा करके ले आती है। मैं ये सारे इस्त्री ले आई हूँ, पर इसे कनेक्ट करने के लिए मुझे एक बोर्ड चाहिए होगा। ऐसा सोचकर वो सीधा अपने ससुराल जाती है और सासू माँ से कहती कि उनके बेटे ने कहा है कि एक कनेक्शन बोर्ड, 2 इस्त्री और एक बड़ा लकड़ी का बेंच देने के लिए। वो सारी चीजें ले आती है, फिर बेंच में सारे इस्त्रियों को अच्छे से रखती है और उन्हें बोर्ड के साथ जोड़ देती है। फिर उनमें वो ऑमलेट बनाने लगती है। रास्ते में आते जाते लोग अनामिका को देखते हैं कि वो इस्त्री में ऑमलेट बना रही है और ये देखकर सभी लोग गर्मा गर्म ऑमलेट खाने आते हैं। इस तरह अनामिका 10 रुपए में गर्मा गर्म ऑमलेट बेचने लगती है। जब तक अंधेरा हो जाता है, तब तक अनामिका का पैसे का बक्सा भर जाता है। अंधेरा होने तक रमेश सो ही रहा था। उठ के अनामिका का ऑमलेट व्यापार देख वो आश्चर्य हो जाता है। अनामिका, मैंने तो मजाक में बोला था, पर तुमने तो सच में ऑमलेट बेच कर दिखा दिया। आप अपनी पत्नी को क्या समझते हैं? आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं पड़ोसियों से आयरन बॉक्स इकट्ठा करके ले आके शुरू कर दी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश और उसके माता पिता शारदा और प्रसाद उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते। एक गांव में शारदा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो बहुत अमीर थी। वो हमेशा पैसों के बारे में ही सोचती थी। शारदा का बेटा रमेश भी पैसे का बहुत लालची था, अपनी माँ की ही तरह। वो हमेशा अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी ताकि कोई इसे परेशानी ना हो। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ, कोई लड़की पसंद है तो बताओ। माँ, मैं एक बहुत अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ ताकि शादी के बाद उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। और है সে যেন একমাত্র মেয়ে হয় ঘরের, তার কোনো ভাই বোন যেন আর না হয়। আমার এরকম মেয়ে চাই, এরকমই খোঁজো মা। ठीक है बेटा, मैं इस काम में लग जाती हूँ, कल तुम्हें इस बारे में फिर बताऊंगी। ठीक है माँ। शारदा अगले ही दिन पंडित जी को बुलाया और उसकी जो जो शर्तें थी वो उसे बता दी। पंडित जी ने भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक लड़की का चयन किया और उसके सारे विवरण लेके शारदा के घर चले गए। उस दिन जब पंडित जी घर पे आए तो रमेश बहुत हड़बड़ी में कहीं बाहर जा रहा था। देवी जी, जैसा आपने चाहा था वैसी ही लड़की मैंने ढूंढा है। अरे रमेश, इधर आना जरा। माँ, एक जरूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। आपको तो सब पता है, आप देख लो ना कैसी है वो। नहीं बेटा, एक बार तुम देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बताइए पंडित जी। बहुत खुश हूँ बाबू, लड़की का नाम अनामिका है। उसकी माँ नहीं है, पिताजी व्यापार करते हैं। पिताजी की दूसरी शादी के बाद लड़की अकेली है, पर वो बहुत अमीर है और जैसा आपने कहा उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। ठीक है, फिर ये शादी तय कर दो माँ। पर यहाँ एक छोटी सी समस्या है। क्या है पंडित जी? लड़की थोड़ी सी काली है। काली है तो कोई बात नहीं, मेकअप वकअप करके उसका रंग गोरा कर देंगे। क्या कहते हो बेटा, तुम तैयार हो कि नहीं? ठीक है माँ, जल्दी शादी की तैयारी करो। फिर कोई सगाई की जरूरत नहीं, 1 हफ्ते में ही शादी तय कर दो। रमेश के हाँ कहते ही शारदा शादी की तैयारी में लग जाती है। रमेश जैसा चाहता था, लड़की को मेकअप शेकअप करके उसे अच्छे तरह से खूबसूरत और गोरा बना दिया जाता है। फिर सभी की उपस्थिति में धूमधाम से शादी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है, अगले दिन सारे रिश्तेदार अनामिका को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमेश उनकी बातों पर कान नहीं देता, पर शारदा को ये सारी बातें थोड़ी बुरी लगती है। उसके ऊपर पड़ोसी पार्वती वहाँ आकर अनामिका को
खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। अरे शारदा बहन, बड़ी अच्छी बहू लाई हो। अच्छा किया कल रात में तुमने लाइट ऑफ नहीं किया, नहीं तो बादल में तुम्हारी बहू ठीक से दिखती नहीं। पार्वती की ये बातें सुन के शारदा को बहुत बुरा लगता है। पार्वती के साथ साथ कुछ और महिलाएं भी शारदा का मजाक उड़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। शारदा ऐसी खरी खोटी बातें सुन के अब थक चुकी थी। तभी एक दिन वो अपने बेटे से दिल की बात कहती है। अरे बेटा, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खरी खोटी बातें सुना रहे हैं बहू के काले रंग को लेकर। मैं भी बहुत अपमान सह रहा हूँ माँ। अब मैंने एक फैसला ले लिया है। शादी के 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी अपमानित होना कम नहीं हो रहा है। पत्नी के काले रंग की वजह से लोग हंस रहे हैं। तो तुमने क्या फैसला लिया? मैं फिर से शादी करूंगा माँ। ऐसी काली लड़की लेकर मैं जिंदगी भर नहीं जी सकता हूँ। एक अच्छी लड़की, जो लड़की बहुत सुंदर हो। ठीक है बेटा, पर अनामिका का क्या होगा? मैं उसे घर से निकाल दूंगा और कहूंगा कि सारा जायदाद अभी के अभी वो मेरे नाम कर दे। वैसे भी लड़ने के लिए उसके घर के तरफ से कोई है नहीं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। रमेश के कहे मुताबिक शारदा रमेश के लिए फिर से दुल्हन ढूंढने लगती है। अनामिका को जब पता चलता है सासू माँ और पति क्या कर रहे हैं तो वो बहुत रोती है। खाना परोसते वक्त एक दिन वो अपनी तकलीफ उन्हें बताती है। सासू माँ, आप लोग इस तरह से मेरे साथ धोखा मत कीजिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। आप बहुत अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि मेरा कोई नहीं था, ये सोच के मैं खुश थी कि मुझे एक नया परिवार मिला है। मुझे इस तरह से मत निकालिए। शादी से पहले ही आपको बता दिया गया था कि मेरा रंग काला है। फिर शादी क्यों की? इस तरह निकालेंगे तो आप लोग भी कभी खुश नहीं रहेंगे। देखो, इस तरह से मुझे धमकी देके कोई फायदा नहीं। अब तुम खुद ही देख लो तुम्हें आगे क्या करना है। ऐसी बातें सुन के अनामिका को बहुत तकलीफ होती है। वो बहुत रोती है, फिर भी शारदा का दिल नहीं पिघलता। उसके 2 दिनों के बाद रमेश एक खूबसूरत लड़की को घर ले आता है। उसे देखकर अनामिका का जैसे दिल ही डूब जाता है। माँ, इस लड़की का नाम है सावित्री। ये अब तुम्हारी नई बहू बनने वाली है। बहुत ही सुशील और खूबसूरत लड़की है। जल्दी से शादी की तैयारी करो। सबको बताने की जरूरत नहीं, मंदिर में ले जाके शादी करा दो बस। रमेश और शारदा की बातें सुन के अनामिका रोते रोते उसके पास पहुंचती है। अनामिका को इस तरह रोते देख सावित्री उसे घूर के देखने लगती है। सावित्री को अनामिका के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। अजी, आप इस तरह से अन्याय कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सासू माँ, आप एक महिला हो के आप मेरे साथ ऐसा कर रही है, ये बहुत गलत है। मेरी तकलीफों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, तुम दूर रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अजी, आप तो मेरी तकलीफ समझिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अनामिका को इस तरह से आंखों में आंसू लेके विनती करते देख रमेश को और गुस्सा आ जाता है। उसकी बात सुन के रमेश आग बबूला हो जाता है। फिर रमेश अनामिका को जोर जोर से पीटने लगता है। अनामिका रोती है, बिलखती है, फिर भी उसे रमेश पीटता ही रहता है। तभी अचानक अनामिका बेहोश होकर गिर जाती है। सावित्री ये देखकर बहुत चिंतित हो जाती है और जल्दी से अनामिका को अस्पताल ले जाती है। अनामिका की जांच करके डॉक्टर कहते हैं कि अनामिका गर्भवती है। फिर घर लौट के सावित्री रमेश और शारदा को वार्निंग देती है। अनामिका गर्भवती है। आप एक महिला होके दूसरी महिला को इस तरह से कैसे परेशान कर सकती है? अगर मैं इस घर में बहू होके आती हूँ तो मेरी जिंदगी कैसी होगी मैं ये समझ गई हूँ। शारदा जी, अपनी सोच बदलिए और खुद को भी बदल लीजिए। ऐसा नहीं है सावित्री, तुमने छुपाया कि तुम्हारी पत्नी है। तुम मुझे ठग के शादी करना चाहते थे। तुम्हें ये बात पता भी है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अभी भी कहती हूँ बदल जाओ और अनामिका को इस हालत में बिल्कुल तकलीफ मत दो। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अपने लालच को कम करके खुश रहना सीखो। अनामिका को अगर कुछ हुआ तो फिर मैं देखूंगी। सावित्री ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। सावित्री की बातें सुन के शारदा और रमेश में बदलाव आता है। शारदा को पता था कि अनामिका गर्भवती है। वो उसके पास जाती है। रमेश वहाँ से चला जाता है। तब से शारदा गर्भवती अनामिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और इस बात का भी ख्याल रखती है कि अनामिका को कोई परेशानी ना हो। रमेश ने भी जो किया उसके लिए उसे बहुत बुरा लगा और बाद में अच्छे से रहने लगा।